सनाया विवेक की हालत देखकर काफी परेशान थी। विवेक, विवेक क्या हुआ है? तुम कुछ बताओगे भी? तुम जाते वक्त भी ऐसे ही बिना बताए चले गए थे और अब ऐसे वापस लौटे हो। विवेक उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। सनाया भी विवेक की हालत देखकर वो समझ गई थी कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। उसने विवेक को पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। विवेक अचानक अपने कमरे में चला गया। सनाया भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। विवेक, तुम मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, पर मुझे कम से कम जवाब तो दो। मैं फिलहाल कुछ देर अकेला ही रहना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ से जाओ। जब तक तुम मुझे अपनी इस हालत का कारण नहीं बताओगे, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ क्यों जानना है? अभी जो मैंने बाहर किया वो बस उस मोमेंट में हो गया था, पर मुझे किसी भी बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सनाया फिर से कुछ कहना चाहती थी, पर उसने अपने गुस्से को काबू किया और कमरे से बाहर निकल गई। सनाया के जाने के बाद विवेक कमरे में अकेले लेटकर दिव्या के बारे में सोचने लगा। उसे दिव्या के साथ अपनी पहली मुलाकात से लेकर अपनी आखिरी मुलाकात तक सब कुछ याद आ रहा था। साथ ही उसे अनिल की बातें भी याद आ रही थी और वो बातें उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। पहले तो मिशन फेल हो गया और जब मैंने उसका बदला पूरा किया तो मेरी पर्सनल लाइफ में फिर से ऐसे उथल पुथल हो गई। यही सब सोचते सोचते विवेक की आंखें लग गई। विवेक हड़बड़ा कर उठा। उसने अपने चारों ओर देखा। मैंने सपना देखा या किसी ने अभी नॉक किया? विवेक अपनी आंखों को मलते हुए खुद को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा था। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 9:30 बज चुके थे। विवेक ने तुरंत दरवाजा खोला। सर, मैं पूछने आया था कि आप ब्रेकफास्ट कब करेंगे? हाँ, तुम ब्रेकफास्ट लगाओ, मैं अभी आता हूँ। विवेक रात को भी खाली पेट सो गया था और इसलिए उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वो फटाफट फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने सनाया को ब्रेकफास्ट टेबल में ही बैठे हुए देखा। सनाया ने एक नजर विवेक की ओर देखा और फिर नजर झुकाकर अपना फोन देखने लगी। गुड मॉर्निंग। तुम मुझसे बात कर रहे हो? सनाया, कल रात के लिए आई एम सॉरी। मैंने तुमसे ढंग से बात नहीं की एंड दैट वाज नॉट फेयर। इट्स ओके। गुस्सा तो मुझे भी आया था, पर अब क्या है ना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इसलिए गुस्सा गायब हो गया। सनाया, तुम फिर से सॉरी, मैं तुमसे प्यार की बात नहीं करूंगी। अब जब तुम मुझसे ये बात करना चाहोगे तभी मैं ये बात छेड़ूंगी। लेकिन विवेक, हम दोस्त तो हैं ना, और उसी नाते हम दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। इसलिए अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो मैं यहाँ सुनने के लिए बैठी हुई हूँ। अच्छा, आज ब्रेकफास्ट में क्या स्पेशल है? आज आलू पराठा बनवाया है। तुम्हारा फेवरेट है ना? ओह वाह, आलू पराठा। हाँ, आज भूख तो बहुत लगी है। विवेक नाश्ता करने लगा, पर वो अभी भी दिव्या के चले जाने की बात से परेशान था। अचानक से उसे वो सारी बातें याद आ गई और फिर से उसका चेहरा उतर गया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद विवेक ने हिम्मत करके सनाया से बात छेड़ी। दिव्या यूएसए चली गई है। हमेशा के लिए? विवेक ने हाँ कहते हुए सर हिलाया। सनाया दिल ही दिल में खुश हो गई, पर तभी उसकी नजर विवेक के उदास चेहरे पर पड़ी। तुम कल इसी वजह से परेशान थे? मैंने दिव्या का दिल तोड़ा है और इसलिए वो चली गई है। मैं कभी उसे ऐसे हर्ट नहीं करना चाहता था। विवेक, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो हर्ट होकर चली जाएगी। अगर उसने अपने फ्यूचर के लिए ये फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। शायद वो तुमसे उतना प्यार नहीं करती थी जितना तुम्हें लगता था। उसने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए थे और वो मेरे रिप्लाई का वेट कर रही थी, पर मिशन की वजह से मैं उससे बात नहीं कर पाया और अब वो मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। अगर वो जा चुकी है तो उसे जाने दो। विवेक, मुझे लगता है कि तुम्हें अब लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। दिव्या तुम्हारा पास्ट थी, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर अभी बाकी है। तुम बस अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। सनाया उठकर विवेक के करीब आई और उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। मैं जानती हूँ कि शायद ये इतना आसान नहीं होगा, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम्हें बस पहला कदम उठाने की देर है। बाकी मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही खड़ी हूँ। तभी अचानक विवेक का फोन बज उठा। विवेक ने अपना मोबाइल चेक किया और वो नंबर देखकर वहां से उठ गया। मुझे कॉल लेना पड़ेगा। हाँ, तुम बात कर लो, मैं यही वेट कर रही हूँ। विवेक अपने कमरे में आ गया। उसे कर्नल राठौड़ का कॉल आया था। हेलो,
कैसे हो विवेक? तुमने फोन उठाने में काफी टाइम लगा दिया। मैं ठीक हूँ कर्नल, लेकिन आपने ऐसे अचानक कॉल किया, कोई खास बात है? हाँ, बात तो खास है और उसके लिए हमारा मिलना जरूरी है। तुम आधे घंटे में मसूरी बाईपास रोड पर मिलो। इससे पहले कि विवेक कर्नल से कुछ कह पाता या कोई जवाब देता, कर्नल ने कॉल काट दिया। विवेक के पास फिलहाल कोई काम नहीं था, तो उसने कर्नल से मिलने का डिसाइड किया। विवेक कमरे से बाहर आया और मेन गेट की तरफ जाने लगा। विवेक, मुझे लगा कि हम बात कर रहे थे। तुम फिर से कहीं जा रहे हो? हाँ, वो एक जरूरी काम है तो जाना पड़ेगा। और सनाया, मुझे अब दिव्या के बारे में कोई और बात नहीं करनी है। जो होना था वो हो चुका है, और बात करने से वो वापस तो लौट नहीं आएगी। मुझे अब दिव्या को भूलना है और मैं बार बार बात करके उसे याद नहीं करना चाहता हूँ। ये तो तुमने एकदम सही डिसीजन लिया है। वैसे मुझे भी अब निकलना है, तो हम शाम में मिलते हैं। कुछ ही देर में विवेक मसूरी बाईपास रोड में अकेले खड़ा हुआ था। वो बार बार घड़ी और रोड के दोनों ओर देख रहा था, पर वहां कर्नल का कोई अता पता नहीं था। कहीं ये कर्नल मुझे बुलाकर भूल तो नहीं गए? अब तो आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और अभी तक वो पहुंचे नहीं है। विवेक ने कर्नल का नंबर ट्राई किया, पर उनका कॉल नहीं लग रहा था। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। लगता है कर्नल को भी मेरी नाकामयाबी का एहसास हो गया है और उनका मुझसे मिलने का मन बदल चुका है। अब यहाँ ऐसे खड़े रहकर कोई फायदा नहीं है, मैं भी निकलता हूँ। तभी विवेक ने गौर किया कि एक काली एसयूवी पूरी रफ्तार से उनकी ओर आ रही थी और वो विवेक के करीब आकर रुकी। विवेक ने उस कार के काले शीशे पर नॉक किया। कार का शीशा नीचे हुआ और विवेक ने कर्नल को देखा। आओ, अंदर आ जाओ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? विवेक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और वो यहाँ रोड पर खड़े होकर नहीं हो सकती है, इसलिए अंदर आओ और मेरे साथ चलो। डोंट वरी, मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा हूं। विवेक मुस्कुराकर गाड़ी के अंदर बैठ गया और गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। गाड़ी में बैठते ही विवेक कर्नल की गाड़ी को अंदर से देखने लगा। उसने देखा कि पीछे की सीट में कुछ कागज और मैगजीन्स रखे हुए थे। विवेक ने कुछ कागजों पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ देखा। कर्नल खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और कुछ ही देर में वो दोनों मसूरी से भी ऊपर एक माउंटेन टॉप पर पहुंचे। कर्नल ने टॉप के पास पहुंचकर गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकल गए। विवेक भी कर्नल के पीछे पीछे दरवाजा बंद करके बाहर आ गए। कर्नल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्योंकि जो बात मैं तुमसे आज करना चाहता हूँ वो भीड़ में सबके सामने नहीं हो सकती है। विवेक, तुमने अपनी लाइफ के बारे में आगे क्या सोचा है? मतलब मैंने ऐसा कुछ खास सोचा नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में कितना जानते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक एजेंट थे और अपने देश के लिए मर मिटना चाहते थे। तो फिर तुम ऐसे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप गलत समझ रहे हैं, मैं कोई टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। मैं तो बस... क्या तुम किसी मिशन पर अभी काम कर रहे हो? नहीं, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मैं अब यूनिट का हिस्सा नहीं हूँ। आपने तो मेरी कहानी सुनी ही होगी। मुझे तुम्हारी कहानी या तुम्हारे पास्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन तुम जानते हो कि तुम एक अच्छे एजेंट हो और तुमने उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने की पूरी कोशिश की थी। कभी कभी हमारी कोशिश थोड़ी कम पड़ जाती है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि तुम एक बुरे एजेंट हो। ऐसा आपको लगता है, लेकिन पूरा देश तो आज भी मुझे ही उस बॉम्ब ब्लास्ट का दोषी मानता है और शायद वो गलत नहीं है। विवेक, यही तुम गलत सोच रहे हो। तुम दिल से जानते हो कि तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी, तो फिर तुम्हें लोगों की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, आप मुझसे सीनियर हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे फिर से इन सब के बारे में बात नहीं करनी है। आप मुझे बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। विवेक, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। आपके साथ काम? हाँ, तुम तो इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते ही थे। मेरा काम उससे कुछ खास अलग नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। हम साथ में मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। विवेक ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कर्नल उससे कुछ ऐसा कहेंगे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मेरी यूनिट का नाम SII है, सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया। हम बाकी इंटेलिजेंस यूनिट और आर्मी की तरह ही काम करते हैं, बस फर्क इतना है कि ये सारी यूनिट अलग अलग मिलकर जो करते हैं वो हमारी यूनिट अकेले ही संभाल लेती है।
हम इंडिया के लिए एक पैरेलल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। लेकिन मैंने इस यूनिट के बारे में कभी नहीं सुना है, जबकि मैं खुद इंटेलिजेंस में ही था। अगर तुम सुन लेते तो हम इतने सीक्रेट नहीं रहते। क्यों? यही तो हमारी ऑब्जेक्टिव है कि किसी को भी हमारे एक्सिस्टेंस का पता ना चले। न सरकार न देश, कोई हमारे बारे में नहीं जानता। ये नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग क्या करते हैं? जैसा कि मैंने कहा है कि हम भी वही काम करते हैं जो तुम करते आए हो, और उसके साथ साथ हम वो भी संभालते हैं जो हमारे देश की आर्मी संभालती है। चाहे वो इंटेलिजेंस की बात हो, एनालिटिक्स हो, कॉम्बैक्ट हो, हम इन सभी एरियाज में काम करते हैं। बस फर्क इतना है कि हमारे देश बाकी यूनिट सिस्टम के अंदर रहकर ये सारे काम करती है और हम सिस्टम के बाहर से सब कुछ संभालते हैं। विवेक के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम नई थी। इतने सालों तक इंटेलिजेंस में काम करते हुए भी उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। तो आप किसको रिपोर्ट करते हैं? किसी को भी नहीं। ये टीम मैंने बनाई है और इसके मेंबर्स मुझे रिपोर्ट करते हैं बस। बस? क्या आप एक विजिलेंटी यूनिट हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो। विवेक, मेरी यूनिट में हर तरह के लोग शामिल हैं जो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है। ये किसी ना किसी तरीके से सिस्टम के सताए हुए लोग हैं। ये देश का भला तो करना चाहते हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि हमेशा सिस्टम और लॉ के सहारे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लॉ को अपने हाथ में ले लेते हैं? मैं इस देश का सिपाही हूं और मैं सिर्फ इसके लिए ही जिम्मेदार हूं। अपने देश को करप्शन और बुरी ताकतों से बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करने में बिलीव करता हूं। क्या इसमें कुछ गलत है? विवेक कुछ नहीं कह पाया। क्यों? कि सोच में पड़ गए? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको इसमें मुझसे क्या चाहिए। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपके पास एक अच्छी टीम तो मौजूद है और आप अपना काम पूरी पैशन से कर भी रहे हैं, फिर आप मुझे इसमें क्यों शामिल करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरी टीम के लिए एक अच्छे फिट रहोगे। विवेक, मुझे तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग, पैशनेट और ईमानदार लोगों की जरूरत है, क्योंकि ऐसे जवान लोग ही तो आगे चलकर इस देश को संभालने वाले हैं। तब तो आप बिल्कुल ही गलत इंसान से बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूं कि आपकी टीम ज्वाइन कर सकूं। बल्कि आपकी तो क्या, मैं तो अब किसी भी टीम के साथ नहीं जुड़ सकता हूं। तुम क्या हो और क्या नहीं हो उसका फैसला मुझे करने दो। मैं तुम्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं और मैंने तुम्हारी काबिलियत को देखा है। अगर आज मैं तुम्हारे सामने प्रपोजल लेकर आया हूं तो उसके पीछे मेरा तुम पर यकीन है। आपको मुझ पर यकीन होगा, लेकिन मुझे अब खुद की काबिलियत पर ही यकीन नहीं है। जब मेरी यूनिट ने मुझे लिया था तो उन्होंने भी मुझ पर यकीन किया था और बदले में मैंने उन्हें क्या दिया? नाकामयाबी। मैं उसी फेलियर का हिसाब अब तक चुका रहा हूं, तो दोबारा से मैं वही गलती नहीं दोहरा सकता हूं। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो। क्या आपका कभी कोई मिशन फेल हुआ है? नहीं, अब तक तो नहीं। अगर आपने मुझ जैसे एजेंट को अपनी टीम में ले लिया तो वो भी हो जाएगा। देखिए, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छे एजेंट्स की तलाश है तो वो आपको काफी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे जाने दीजिए। विवेक, ये फैसला इतनी हड़बड़ी में मत करो। तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी टीम तो अब तुम्हें दोबारा नहीं लेगी, तो तुम लाइफ में आगे क्या करोगे? फूड ट्रक चलाओगे या उस लड़की के पल्लू में बैठे रहोगे? विवेक को कर्नल की ये बात इंसल्टिंग लगी और वो गुस्से में वहां से निकलने लगा। विवेक, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर मैं फिर भी तुमसे एक बात कहूंगा कि तुम मेरी इस बात पर थोड़ा सोचो। उसे इतनी जल्दी यूं डिसमिस मत करो, कहीं कल तुम्हें पछतावा ना हो। पछतावा तो मुझे आज हो रहा है कि मैंने अपने देश की सुरक्षा का प्लेज लिया था और मैं उसे भी पूरा नहीं कर पाया। मैं फिर से उसी पछतावे में जलना नहीं चाहता हूं और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए यही सही फैसला रहेगा। आप जो कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। कर्नल ने विवेक को बातों में समझाने की पूरी कोशिश की थी, पर विवेक नहीं माना। अब कर्नल एक दूसरे रास्ता अपनाना चाहते थे। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसे ही करना, पर क्या मैं एक आखिरी रिक्वेस्ट कर सकता हूं? कैसी रिक्वेस्ट? तुम्हें मुझे एक और चांस देना पड़ेगा। विवेक कर्नल की बहुत इज्जत करता था और इसलिए उसे बार बार यूं मना करना सही नहीं लग रहा था। कर्नल, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, इसलिए प्लीज आप ऐसे बार बार रिक्वेस्ट मत कीजिए। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। विवेक, अगर तुम वाकई में मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो मेरी आखिरी बात सुन लो। मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहता हूं। एक बार वहां चल लो और उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा वो मैं मान लूंगा। मैंने सब कुछ तो सुन ही लिया है,
फिर वहां ऐसा अलग क्या होगा जो मेरा मन बदल पाएगा? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे चक्कर में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप जाइए और किसी दूसरे काबिल एजेंट को ढूंढिए। वो भी मैं कर लूंगा, लेकिन फिलहाल क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अभी? पर मैं तो यहाँ ऐसे ही आ गया था। डोंट वरी, वहां जाने के बाद तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई तैयारी करनी पड़ेगी, और हम अभी जाकर आज ही वापस आ भी जाएंगे, तो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिर में विवेक मान गया और कर्नल उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। एयरपोर्ट का रास्ता देखकर विवेक कंफ्यूज हो गया। हम एयरपोर्ट जा रहे हैं? हाँ, क्या आप मुझे अब भी नहीं बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं? जब इतना सब्र किया है तो थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। कर्नल ने वहां पहुंचकर एक आदमी से बात की और वो आदमी अंदर हैंगर में चला गया। विवेक दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। कुछ ही देर में हैंगर में से एक हेलीकॉप्टर बाहर निकला। चलो विवेक, हमारी राइड आ चुकी है। विवेक चुपचाप कर्नल के पीछे चला गया। कर्नल हेलीकॉप्टर में चढ़ गए और विवेक को भी अंदर आने का इशारा किया। हम इसमें जा रहे हैं? क्या आपको ये चलाना आता है? हाँ, अब ये तो तुम्हें बैठने पर ही पता चलेगा। आखिरकार विवेक चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठ गया और उसने बेल्ट लगाकर हेडसेट पहन लिया। देखते ही देखते विवेक और कर्नल जमीन छोड़कर आसमान में पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में कर्नल विवेक को लेकर जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने चॉपर को लैंड किया और वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। तुम्हें पता है विवेक, ये मेरा घर है। ओह, तो आप जयपुर से हैं? लेकिन आप मुझे अपने घर क्यों लाए हैं? अपने घर वालों से मिलाने। अचानक से एक गाड़ी कर्नल के ठीक सामने आकर रुकी। कर्नल ने विवेक को कार में घुसने का इशारा किया। आप मुझे बहुत ही मिस्टीरियस लग रहे हैं। जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मैंने आपको बस एक आर्मी का कर्नल ही समझा था, और अब लग रहा है कि आप उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। मैं तुम्हें अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता हूं, बल्कि मैं तुम्हें अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के होने की कुछ वजह बताना चाहता हूं। एयरपोर्ट से निकलकर कर्नल एक स्कूल में आ पहुंचे। वो जब स्कूल के प्लेग्राउंड एरिया में पहुंचे तो विवेक ने वहां बच्चों को देखा। उनकी कराटे की क्लास चल रही थी और एक फीमेल टीचर उन्हें सिखा रही थी। कर्नल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, उसे देख रहे हो? वो पल्लवी है, यहां इस स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाती है। 1.5 साल पहले इसके पति की मौत हो गई थी। वो एक सुखोई पायलट था और ट्रेनिंग के दौरान उसकी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। पल्लवी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। अपने पति को खोने का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, पर अपने होने वाले बच्चे के लिए उसने खुद को जैसे तैसे संभाला। विवेक ने गौर किया कि पल्लवी बच्चों को काफी अच्छे से ट्रेनिंग दे रही थी, लेकिन कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस ने उसके मुर्दा पति को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने उस क्रैश का जिम्मेदार उसके पति को ठहराया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। वो जेट जिसमें ये पायलट ट्रेनिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी कितनी घटिया होती है, इस पर तो पहले भी इतनी इंक्वायरी हो चुकी है, पर कोई उस दिशा में एक भी कदम नहीं उठाता। सबको बस पैसा खाने से मतलब है। आखिर इसमें हर कोई अपना शेयर जो ले रहा है, और हमारे बहादुर पायलट्स के शेयर्स में सिर्फ मौत और जिल्लत आती है। तो पल्लवी के साथ क्या हुआ था? होना क्या है, मीडिया ने उस पर सवालों की बौछार कर दी और उसके मरे हुए पति को तरह तरह के नाम दे दिए। पल्लवी ये स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका मिसकैरेज हो गया। विवेक शॉक्ड होकर पल्लवी को देखने लगा। तुम्हें लगेगा कि ऐसे में वो लड़की हार मान गई होगी, पर नहीं, पल्लवी कमजोर नहीं है। देखो, क्या वो कहीं से भी कमजोर लग रही है? नहीं, और आज वो मेरी एक काबिल एजेंट है। पल्लवी के स्कूल से निकलकर कर्नल विवेक को एक बिल्डिंग के बाहर लेकर आए। उन्होंने उस पर लगे बोर्ड की ओर इशारा किया जिस पर लिखा था हेमंत सिक्योरिटी सर्विसेज। यह हेमंत का ऑफिस है जिसके अंडर वो लोगों को हाई एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हेमंत खुद एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। उसने बचपन से बस यही सपना देखा था और उसके लिए पूरी तैयारी भी की थी। उसके एग्जाम के कुछ दिन पहले वो अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में गया था। वहां अचानक से पुलिस ने रेड कर दी और वहां कुछ ड्रग्स बरामद किए गए। हेमंत भी वहीं अरेस्ट हो गया था। हालांकि उसका उस ड्रग अब्यूज में कोई हाथ नहीं था। उसने पुलिस को अपनी सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, पर पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी विवेक को खिड़की के पास एक लंबा चौड़ा आदमी नजर आया। वो फॉर्मल कपड़ों में था और बहुत ही स्मार्ट नजर आ रहा था, जैसे कि कोई आर्मी का ऑफिसर हो। कर्नल ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वही हेमंत है।
उस हादसे में उसके आर्मी ऑफिसर बनने के सपने को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया, क्योंकि उसे 6 महीने की जेल हो गई थी। और इसलिए आज हेमंत ये बिजनेस चला रहा है। इसने भी हिम्मत नहीं हारी और आज ये भी मेरा एक टॉप एजेंट है। उसके बाद कर्नल विवेक को लेकर एक एनजीओ में पहुंचे जिसका नाम सामर्थ था। कर्नल ने अंदर जाकर एक लड़के को इशारा किया। वो लड़का कर्नल को देखते ही भागकर उसके पास आया। विवेक, इससे मिलो, ये अभिमन्यु है। विवेक ने अभिमन्यु की तरफ हाथ बढ़ाया और अभिमन्यु ने भी विवेक को गौर से देखा। गौर से देखते हुए उससे हाथ मिलाया। सर, आप यहाँ? आपने बताया नहीं कि आप यहाँ आने वाले हैं। मैं अभी एनजीओ के एक जरूरी काम से बाहर जा रहा था। कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना काम पूरा करो। मैं यहाँ किसी दूसरे रीजन से आया हूँ। अभिमन्यु वहां से निकल गया। ये भी मेरा ही एजेंट है। ये बूढ़ों और बच्चों के लिए ये एनजीओ चलाता है। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है और बूढ़े लोगों को तरह तरह के काम सिखाए जाते हैं ताकि वो खुद अपने लिए कुछ कर सके और साथ ही उन्हें बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा भी मिल सके। लेकिन एनजीओ क्यों? अभिमन्यु क्लास 9th में था जब उसके पापा को उसके गवर्नमेंट जॉब में घूस न लेने की वजह से मार दिया गया था। अभिमन्यु की मां ने जैसे तैसे उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसने पैसों की कमी को महसूस किया था और अपनी मां को नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खाते हुए देखा था। उन्हें अपने पति की जगह कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली? नहीं मिल पाई, क्योंकि जिन्होंने उसके पिता को मारा था उन्होंने उसके पिता पर झूठे आरोप लगा दिए थे। इसलिए आज वो कोशिश कर रहा है कि जो भी उसने और उसकी मां ने झेला था वो किसी दूसरे को ना झेलना पड़े। इनकी कहानियां इंस्पिरेशनल हैं, लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझ में और इनमें फर्क है? नहीं, तुम सभी में एक बात कॉमन है और वो है देश के लिए तुम्हारा प्यार। चाहे इन तीनों ने कुछ भी झेला हो, चाहे ये सिस्टम की वजह से जितने भी परेशान हुए हों, लेकिन फिर भी इनके दिल में अपने देश के लिए प्यार कम नहीं हुआ है और उसी प्यार ने उन्हें मुझसे जोड़ा है। आप फिर से वही बात करने लग गए। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप प्लीज मुझे अब देहरादून वापस छोड़ दीजिए या वहां मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। नहीं, जो प्रॉमिस मैंने किया था वो मैं जरूर पूरा करूंगा। चलो अब वापस चलते हैं। विवेक कर्नल से मिलकर देहरादून वापस लौट आया था, पर उसने जो कुछ भी जयपुर में देखा था वो बातें विवेक के मन से निकल नहीं रही थी। विवेक अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था और तभी उसका मोबाइल बजा। अरे शालिनी, आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया? क्योंकि तुम तो बिना काम के मुझे याद करोगे नहीं, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और दोस्तों की खोज खबर लेती रहती हूँ। हाँ हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए तुमने कॉल करके बहुत अच्छा किया। अब तो तुम देहरादून वापस आ गए हो, तो कभी मुझसे भी मिलने आओ। हाँ हाँ, बिल्कुल मिलता हूँ। वैसे तुम घर क्यों नहीं आ जाती? मैं और उस सनाया के घर आऊं? तुम्हें मुझसे मिलना है या मुझे लड़ते हुए देखना है? वो लड़की मुझे अपने घर में टिकने भी नहीं देगी। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, आज मैं ही तुम्हारे घर आता हूँ। विवेक उसी दिन शाम को शालिनी के घर पहुंचा। आओ विवेक। विवेक ने घर के अंदर घुसते ही अच्छी खुशबू को महसूस किया। वाह, आज तुमने कुछ खास बनाया है क्या? हाँ, मैंने पकोड़े बनाए हैं। आज मौसम भी बहुत ही सुहाना है, तो मैंने सोचा कि दोस्त के साथ बैठकर चाय पकोड़े का मजा लिया जाए। विवेक शालिनी की बैल्कनी में जाकर बैठा। विवेक तुम रुको, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। शालिनी पकौड़े और चाय लेकर आई और वो भी विवेक के साथ वहीं बैठ गई। थैंक यू जो तुमने मुझे आज यहाँ बुला लिया। अकेले बैठे बैठे मैं पागल हो रहा था। क्यों? तुम्हारी वो सनाया तुम्हारे साथ नहीं थी? तुम्हें टांग खींचने के लिए हमेशा मैं ही मिलता हूँ। अच्छा बाबा, अब मैं उसकी बात नहीं करूँगी। अब हम तुम्हारी बात करेंगे। शालिनी सीरियस होकर विवेक की ओर देख रही थी। मेरे बारे में क्या बात करनी? यही कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बहुत ही बोरिंग हो चुकी है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुम मुझे एक आवारा से लड़के लगे थे। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे और हर मुसीबत की जगह में तुम मिल जाते थे। मैं तुम्हें एक पनौती समझती थी। हाँ, वो तो मैं हूँ, एक पनौती। किसने कहा तुमसे कि तुम पनौती हो विवेक? तुम्हारी काबिलियत,
तुम्हारे पैशन ने तो मुझे भी इंस्पायर कर दिया था। मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपने थाने के दायरे तक नहीं सोच सकती हूँ, बल्कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। रियली? तुम मुझसे इंस्पायर हुई थी? बिल्कुल हुई थी। मैं जानती हूँ कि हमारे बहुत झगड़े हुए हैं, बल्कि पिछली बार भी जब तुम अपने मिशन को पूरा करने के लिए मुझसे मदद मांगने आए थे, तो मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। वो मेरी मजबूरी थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे अग्री नहीं करती हूँ। मैं पुरानी बातों को अब याद नहीं करना चाहता। चाहे आपने साथ दिया हो या ना दिया हो, पर मैंने मिशन पूरा कर दिया है और वही मायने रखता है। तो तुम अब मिशन पर क्यों नहीं हो? क्योंकि अब मैं उस यूनिट के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। तो तुमने अपनी लाइफ में आगे क्या सोचा है? तुम क्या करने वाले हो? विवेक खुद इन सवालों से थक गया था और वो शालिनी के साथ भी उसी बहस में फंसना नहीं चाहता था। तुमने पकौड़े तो बना दिए, लेकिन मुझे खाने का मौका ही नहीं दे रही हो। हाँ हाँ, मेरी बात को टाल दो और पकोड़े खा लो, लेकिन उससे ये सवाल खत्म नहीं हो जाएगा। विवेक, मुझे दिख रहा है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारी जगह यहाँ घर पर नहीं बल्कि बाहर फील्ड में है। तुम एक एजेंट थे और हमेशा रहोगे। हाँ, मैं एजेंट था, पर वो विवेक अब नहीं रहा। अब जो विवेक आपके सामने बैठा है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम टूट चुका है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने देश को निराश किया है और मैं दोबारा से फील्ड में जाकर वही सब नहीं दोहरा सकता हूँ। इसलिए प्लीज सब लोग मुझे एक ही बात बार बार मत कहिए, प्लीज। सब लोग मतलब? किसी और ने भी तुमसे यही बात कही है? विवेक खामोश हो गया। वो फिलहाल कर्नल के बारे में शालिनी को बताना नहीं चाहता था। कर्नल एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे और वो उस बात को सीक्रेट ही रखना चाहते थे। शालिनी, तुम पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हो। मैंने तुम्हारा ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। मुझे तो लगता था कि तुम वही खड़ूस सी पुलिस इंस्पेक्टर हो, लेकिन ओए, मुझे खड़ूस बोल रहे हो? अभी अंदर कर दूंगी। अब तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। विवेक को एकदम से महसूस हुआ कि अब वो कोबरा यूनिट का हिस्सा नहीं था। वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। विवेक, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ और मैं तुम्हारा पोटेंशियल भी जानती हूँ, इसलिए प्लीज मेरी बात पर गौर करना। अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद मत करो। शालिनी से मिलकर विवेक वापस शनाया के घर लौट आया। सनाया, सनाया। विवेक ने गौर किया कि शनाया बालकनी में थी और वो स्मोक कर रही थी। एक सिगरेट मुझे भी दे दो। सनाया ने विवेक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। विवेक ने आगे झुककर गौर किया कि सनाया के कानों में हेडफोन लगा था। विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सनाया एकदम से घबरा गई और उसका हाथ बगल में रखे एक शोपीस पर पड़ गया। सनाया, आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे डर जाओगे। इट्स ओके। तुम कब आए? मैं बस अभी अभी आया हूँ। क्या मुझे भी एक सिगरेट मिलेगी? शनाया ने पैक से एक सिगरेट विवेक को दे दी। तुमने डिनर किया? हाँ, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कुछ खाया था, तो फिलहाल भूख नहीं है। क्या हुआ? कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूँ। विवेक, मैंने तुम्हें कहा है ना कि अब मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, तो उस नाते तुम मुझसे बातें शेयर कर सकते हो। मैं देख सकती हूँ कि तुम चीजों को अपने अंदर ही दबा कर रख रहे हो। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझसे दोस्त की तरह बात कर सको? ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम मेरे साथ मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो। देखो, मैं भी दोबारा से शुरुआत कर रही हूँ और इसमें मुझे मदद की जरूरत भी पड़ेगी, तो क्यों ना तुम ही मेरी मदद करो, मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। मैं और तुम्हारा बिजनेस पार्टनर? सनाया, मुझे बिजनेस की कोई समझ है ही नहीं। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम काम करते करते सीख जाओगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुमने पहले भी तो मेरे साथ काम किया है। और हम दोनों ही जानते हैं कि मैं क्या कर रहा था। सनाया, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ कि पिछली बार चीजें बहुत ही अजीब सी थी, लेकिन तब हम दोनों ही एक दूसरे से कुछ छुपा रहे थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब तो तुम भी मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और मैं भी तुम्हारे बारे में सब जानना चाहती हूँ। सनाया मुस्कुराकर उम्मीद से विवेक को देख रही थी। सनाया, तुम मेरे लिए जो कर रही हो वो काफी है, पर ये बिजनेस वाला आइडिया वर्क नहीं करेगा। इसलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लूंगा। विवेक सिगरेट खत्म करके अपने रूम की ओर जाने लगा और तभी सनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवेक चौंक कर पीछे पलटा। कल रात डिनर पर चलें? प्लीज अब इस बात के लिए मना मत करना।
विवेक अपने कमरे में लेटा हुआ था। वो जब से कर्नल से मिलकर आया था तब से वो उसकी टीम के बारे में सोच रहा था। हालांकि एक तरफ उसे ये जानकर एक्साइटमेंट हो रही थी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कर्नल उसे टीम में लेना चाहते थे, वहीं अपने कमरे में तैयार हो रही सनाया विवेक के साथ डिनर को लेकर काफी एक्साइटेड थी। भले ही उसने विवेक को सिर्फ डिनर कहा था, पर सनाया के मन में तो एक डेट नाइट थी। तैयार होकर वो विवेक के कमरे की ओर गई। विवेक, तुम तैयार हुए या नहीं? मैं अंदर आ रही हूँ। इससे पहले कि विवेक अपने बिस्तर से उठ पाता, सनाया कमरे के अंदर आ गई। विवेक सनाया को देखता ही रह गया और ये बात सनाया की आंखों में छुप नहीं सकी। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हो? वो मैं तैयार हो ही रहा था, पर तुम। मैं क्या? सनाया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जानती हूँ। अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। विवेक फटाफट तैयार होने गया, लेकिन उसका ध्यान सनाया पर अटक गया था। कुछ देर बाद वो दोनों देहरादून के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए। सनाया ने पहले ही यहां सीट रिजर्व करवा ली थी। कार से उतरते ही सनाया ने विवेक की बाहों में बाहें डाली और साथ चलने लगी। विवेक ने गौर किया कि आसपास मौजूद सारे लड़के विवेक को जलन भरी नजरों से देख रहे थे। यहाँ सिर्फ लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी तुम्हें घूर रही। जानती हूँ, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही इंसान से फर्क पड़ता है। थोड़ी देर में वो दोनों रूफ टॉप में पहुंचे, जहां सनाया ने डेट के हिसाब से खास इंतजाम करवाया था। वहां एक कैंडल नाइट डिनर का सेटअप किया गया था। टेबल पर फूलों का प्यारा सा डेकोरेशन था और एक वाइन की बोतल भी रखी हुई थी। वो पूरी जगह दिखने में बहुत ही कोजी और रोमांटिक लग रही थी। ये तो एक डेट सेटअप लग रहा है। मुझे तो लगा था कि हम बस डिनर के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो हम डिनर ही करने आए हैं, पर मैंने सोचा कि आज के डिनर सेटअप को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। वेटर ने उन दोनों को वहां बिठाया और वाइन खोलकर गिलास में भर दी। चीयर्स। थैंक यू ये सब करने के लिए। ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया है। मैं भी घर में बोर हो गई थी। मैं सिर्फ आज के डिनर की बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मेरी मदद करने के लिए तुमने सही गलत का फर्क भी नहीं किया है, बल्कि हर हाल में मेरा साथ ही दिया है। ये हर कोई नहीं कर पाता है। विवेक, मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं और उनकी सजा भी भुगती है, पर अब मैं उन सब से दूर निकल आई हूँ। अब मेरे लिए अगर कुछ सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो तुम हो। चाहे तुम हमारे रिश्ते को मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता खास है और वो हमेशा रहेगा। लेकिन तुम मेरे और दिव्या के बारे में भी जानती हो। हाँ, जानती हूँ। चाहे दिव्या हो या कोई और, हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता। हमारे रास्ते मिले हुए हैं और वो किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहेंगे। मैं पहले किसी और के कहने पर इस बात को मानती थी, लेकिन अब मैं भी समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। इतने में वेटर खाना लेकर आ गया। वाह, तुमने सब कुछ मेरी पसंद का ही मंगवाया है। तुमसे जुड़ी कोई भी बात मैं भूल नहीं सकती हूँ। आज की रात स्पेशल रात है और मैं चाहती हूँ कि हम एंजॉय करें। तभी म्यूजिक चेंज हुआ और सनाया एक्साइटेड होकर खड़ी हो गई। उसने विवेक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें डांस के लिए पूछ रही हूँ। वैसे तो ये तुम्हें करना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि मैं ही पूछ लेती हूँ। नहीं सनाया, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ। सनाया ने विवेक की बात नहीं सुनी और उसे चेयर से उठा दिया। वो दोनों वहीं थोड़ी दूर जाकर डांस करने लगे। सनाया और विवेक आपस में खुश थे और वो काफी क्लोज आकर डांस कर रहे थे। तभी वहां अचानक से काफी चिल्लाने की आवाज आने लगी। विवेक और सनाया ने वो आवाज सुनी। विवेक खुद को रोक नहीं पाया और वो देखने के लिए आगे बढ़ा। विवेक, तुम कहाँ जा रहे हो? विवेक ने सनाया को रुकने का इशारा किया। विवेक जैसे ही उस आवाज के करीब गया, उसने एक लड़के को देखा। वो शराब के नशे में धुत लग रहा था और उसके पास ही एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने वेटर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़का उस लड़की को गुस्से से देख रहा था। तुम जैसी लड़कियों को मैं अपनी जूती के नीचे रखता हूँ। अभी माफी मांग वरना बहुत पछताएगी। सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं क्यों माफी मांगू? चुप, मुझसे मुंह चला रही है।
जानती है कि मैं कौन हूं, रातों रात तुझे गायब करवा दूंगा। विवेक ने गौर किया कि वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी, पर कोई भी उस लड़ाई के बीच में नहीं आ रहा था। विवेक ने उस ओर से आते हुए एक वेटर को रोका। वहां क्या हो रहा है? अब सर, इन अमीर लोगों का क्या है? हम जैसे लोगों को वो अपने पैर की जूती मानते हैं। उस लड़की ने एक गलत शराब की बोतल दे दी तो उस पर भड़क रहा है। तो होटल वाले कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। विवेक ने पलटकर सनाया की ओर देखा। विवेक, हम यहाँ अपना डिनर एंजॉय करने आए हैं, तो तुम इन सब मामलों में क्यों पड़ रहे हो? आओ, खाना लग चुका है। विवेक वापस अपने टेबल पर आकर बैठ गया और वेटर उन्हें खाना सर्व करने लगा। आई होप तुम्हें सब कुछ अच्छा लगे। जानते हो, ये इनकी स्पेशलिटी डिश है। लड़ाई की आवाज बढ़ने लगी और विवेक अब खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधा उस लड़के की तरफ जाने लगा। सनाया ये देखकर घबरा गई। विवेक, विवेक मेरी बात सुनो। यहाँ क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्यों है? और तुम इस लड़की पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? उस लड़के ने शराब के नशे में धुत विवेक को सर से पैर तक देखा। क्यों बे, तू कौन है और तू क्यों बीच में पड़ रहा है? चल निकल। जब तक तू इस लड़की से माफी नहीं मांगेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। साले, तू जानता है कि मैं कौन हूं? मेरे पापा तुझे मिट्टी में मिला देंगे और इस लड़की को भी। तभी उस लड़के के साथ बैठे एक दूसरे लड़के ने भी विवेक को एक धक्का मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू ध्रुव को माफी मांगने के लिए बोल रहा है? अपनी खैर चाहता है तो यहाँ से निकल ले। विवेक ने उस दूसरे लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो लड़का दूर जाकर गिरा। वहां मौजूद सभी लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई, पर विवेक ने किसी की परवाह नहीं की। वो ध्रुव का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए होटल के बाहर लेकर आया और धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। अगर अपनी भलाई चाहता है तो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा, वरना तू आज अपने घर नहीं जा पाएगा। तूने आज मुझ पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। ध्रुव वहां से निकल गया। उसके जाते ही सनाया भागकर विवेक के पास आई। तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया विवेक? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। वो कोई आम आदमी नहीं है। विवेक अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी सुबह 6 बजे उसके फोन का अलार्म बजा। विवेक ने गुस्से में अलार्म बंद किया और वापस अपनी आंखें बंद कर ली। विवेक रात भर ठीक से सोया नहीं था। उसने सिर्फ करवटें बदली थी और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या जिंदगी थी मेरी। हर दिन सुबह 6 बजे उठता था मैं और अपने देश के लिए कुछ करता था, पर आज मेरी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं बचा है। उठ के करूं भी क्या, कहां जाऊं? ये सोचते सोचते वो कुछ देर और सो गया। फिर अचानक कुकर की सीटी की आवाज से उसकी नींद खुली। वो आंखें मलते हुए किचन में गया। वहां सनाया खाना बना रही थी, पर किचन की हालत ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किचन को तहस नहस कर दिया हो। सनाया, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। पर तुम्हें तो खाना बनाना आता नहीं। आई नो, बट मैं तुम्हारे लिए बनाना चाहती हूँ, इसलिए यूट्यूब से देखकर बना रही थी। विवेक ने देखा कि सनाया के चेहरे पर आटा लगा हुआ था। वो उसके पास गया और अपने हाथों से उसका चेहरा साफ करने लगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगा या फिर बाहर खा लूंगा। तुम परेशान मत हो। और ऐसे कब तक घर पर ही बैठी रहोगी? आई नो यू आर रिच, पर पैसे कभी ना कभी तो खत्म होंगे ना, और तुम्हें भी तो लाइफ में ग्रो करना है। अपने लिए विवेक की चिंता देखकर सनाया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं जल्द ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचती हूँ, या फिर अपनी पुरानी कंपनी रीओपन कर लूंगी। फिलहाल तो तुम मेरे हाथ का आलू पराठा खाओ। विवेक हल्का सा मुस्कुराया और सिगरेट का पैकेट लेकर बैल्कनी में चला गया। उसने एक सिगरेट जलाई और एक लंबी कश ली। ऐसे तो नहीं चल पाएगा, मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। कब तक सनाया की मदद लेता रहूंगा? सनाया के पैसे भी तो चुकाने हैं। ये सोचकर वो अपने फोन के कॉन्टैक्ट चेक करने लगा। तभी उसे रजत अंकल का नाम दिखाई दिया। रजत अंकल ने तब भी मेरी मदद की थी जब मैं इस शहर में नया आया था। उनसे जाकर मिल लेता हूँ, शायद कोई काम दिलवा दे, और इसी बहाने उनसे मिल भी लूंगा। विवेक ने कैब ली और रजत अंकल के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। उसे पता था कि रजत अंकल उसे देखकर बहुत खुश होंगे। कुछ देर में रजत अंकल ने दरवाजा खोला, पर विवेक को उनके चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दी।
विवेक बेटा। रजत अंकल विवेक से लिपट गए और रोने लगे। अंकल क्या हुआ, सब ठीक तो है? रजत अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया और विवेक सिर्फ उनकी सिसकियों की आवाज सुनता रहा। अगले ही पल आंटी बाहर आई। अरे विवेक, तुम कब आए बेटा? आंटी, अंकल को हुआ क्या है, रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है इन्हें। कुछ दिनों से तुम्हें याद कर रहे थे, तो अभी तुम्हें देखकर थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। फिर आंटी ने रजत अंकल का हाथ पकड़ के खींचा। अरे संभालिए खुद को। बेटा इतने दिनों बाद घर आया है, उसे दरवाजे पे ही खड़ा रखेंगे क्या? रजत अंकल कुछ कदम पीछे हटे और उन्होंने अपने आंसू पोंछे। सॉरी विवेक, इतने दिनों बाद तुम्हें देखा ना, इसलिए आंसू नहीं रोक पाया। आओ अंदर आओ। अंकल सच में यही बात है ना? रजत अंकल और आंटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और विवेक को ऐसा लगा जैसे उन्होंने इशारों में कुछ बात की हो। हाँ बेटा, और क्या बात होगी, तुम अंदर आओ। विवेक आकर लिविंग रूम में बैठ गया और तीनों मिलकर बातें करने लगे। विवेक ने अब तक की पूरी कहानी दोनों को सुना दी और अपने काम के लिए भी रजत अंकल से मदद मांगी। इस बीच आंटी विवेक के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई। बेटा अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, हालात कुछ सही नहीं चल रहे हैं। अभी तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, पर मैं कुछ लोगों से बात करता हूं। अगर किसी के पास भी तुम्हारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताऊंगा। ठीक है अंकल, मैं वेट करूंगा। तुम बैठो, मैं जरा तुम्हारी आंटी की मदद करके आता हूं किचन में। रजत अंकल के जाते ही विवेक अपनी नजरें घुमाकर लिविंग रूम को देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर गई जिसमें रजत अंकल और आंटी एक बच्चे के साथ बैठे हुए थे। वो यंग और खुश नजर आ रहे थे। विवेक ने वो फोटो फ्रेम उठाया और ध्यान से उसे देखने लगा। इतने में आंटी चाय लेकर वहां आ गई। विवेक बेटा, ये लो चाय। आंटी, ये बच्चा कौन है? वो हमारा बेटा है। आपका बेटा? अंकल ने मुझे कभी बताया नहीं इसके बारे में। वो यहाँ नहीं रहता। तुम आओ ना, बैठो, चाय पियो। विवेक सोफे पर जाकर बैठ गया और चाय की एक सिप ली। कहाँ रहता है आंटी वो? आंटी ने विवेक की बात का कोई जवाब नहीं दिया और नजरें झुका ली। तभी रजत अंकल उसके पास आए। मैं बताता हूं तुम्हें, हमारा एक बेटा है अमन। वो गलत संगत में पड़ गया था और उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई थी। हमने उसे दिल्ली के एक रिहैब सेंटर में डाला हुआ है। अब तक वो ठीक था और सुधर रहा था, पर कल ही हमें वहां से फोन आया और उन्होंने बताया कि उसने फिर से कहीं से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। रजत अंकल की आंखें फिर से नम हो गई और आंटी भी अपने आंचल से अपने आंसू पोंछने लगी। विवेक को अब समझ आया कि रजत अंकल उसे देखते ही रोने क्यों लग गए थे। उसने रजत अंकल के कंधे पर हाथ रखा। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और तब तक आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। कुछ देर रजत अंकल के घर रुकने के बाद विवेक उनके घर से निकला और कैब लेकर वापस सनाया के फ्लैट की तरफ आने लगा। तब तक शाम हो चुकी थी। अचानक कैब ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ भैया? सर, एक गाड़ी सामने आ गई है। कैब ड्राइवर ने कुछ देर हॉर्न बजाई पर वो गाड़ी सामने से नहीं हटी। तभी उसमें से दो लड़के बाहर निकले। कैब ड्राइवर भी गुस्से में बाहर निकला। अरे भाई, रास्ते में गाड़ी क्यों लगा दी है? मैं आगे जाऊंगा कैसे? तू जाएगा पैदल। उस गुंडे ने अपनी जेब में से एक चाकू निकाली और उस कैब ड्राइवर के मुंह के सामने रख दिया। अगर अपनी जान बचानी है तो चुपचाप निकल यहाँ से। वो ड्राइवर डर के मारे वहां से भाग गया। ये देखकर विवेक तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकला। कौन हो तुम लोग? इससे पहले कि विवेक कुछ और कह पाता, एक गुंडा पीछे से आया और उसने विवेक को अपनी तरफ मोड़कर उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा। विवेक के लिए यह हमला बहुत अचानक था। वो खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। तभी उस गाड़ी में से तीन और गुंडे बाहर निकल कर आए। ये देखकर विवेक हैरान हो गया। उसने खुद को संभाला और अपनी जगह पर खड़ा होने लगा। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों मार रहे हो? बिना कोई जवाब दिए एक गुंडे ने फिर से पीछे से विवेक को लात मारी। इस बार विवेक मुंह के बल नीचे गिरा और उसके मुंह से खून बहने लगा। विवेक ने अपना खून पोंछा और एक झटके में खड़ा हो गया। फिर उसने भी उन गुंडों को जवाब देना शुरू कर दिया। ये गुंडे बहुत देर से विवेक का पीछा कर रहे थे और उन्होंने एक सुनसान इलाके में ही विवेक की कैब रोकी थी। अभी भी मौका है, बता दो कौन हो तुम लोग? विवेक अपनी पूरी ताकत से लड़ता रहा और उन गुंडों पे भारी पड़ने लगा, पर उसके सामने 5 लोग थे। वो एक से लड़ता तो दूसरा उसे पीछे से मारने लगता। आखिर में विवेक भी थक गया।
तब 4 गुंडों ने उसे पकड़ लिया और एक गुंडा उसे लगातार मारने लगा। विवेक की हालत बहुत खराब हो गई और उसके शरीर में जगह जगह से खून बहने लगा। तब उस गुंडे ने देखा कि विवेक के पैर लड़खड़ा रहे हैं। तब उसने मारना बंद कर दिया। छोड़ दो इसे अब। उस गुंडे ने विवेक को छोड़ दिया। विवेक ने एक नजर घुमाकर उन सभी गुंडों को देखा और फिर वहीं गिर गया। विवेक इतनी मार खा चुका था कि उसके शरीर में अब जान नहीं बची थी। उसे जैसे ही उन गुंडों ने छोड़ा, वो नीचे गिरा और बेहोश हो गया। अब पता चला हमारे छोटे साहब पे हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है। हिम्मत तो देखो इसकी, इतने बड़े पॉलिटिशियन के बेटे से पंगा लेने चला था। अब इसका क्या करें? साहब ने बोला है कि इसे मरने नहीं देना है। उस गुंडे ने विवेक के पॉकेट से उसका फोन निकाला और विवेक के फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक किया। कॉल लॉग में पहला कांटेक्ट सनाया का था। उसने सनाया को कॉल किया। हाँ विवेक। तेरा विवेक यहाँ बेहोश पड़ा है, आगे ले जाओ उसे। क्या? कौन बोल रहा है? सनाया ने देखा कि फोन कट चुका था और अगले ही पल उसके फोन पर विवेक के नंबर से एक मैसेज आया जिसमें उसे एक लोकेशन भेजा गया था। सनाया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर सनाया ने यह सुना था कि विवेक बेहोश है। यह बात काफी थी उसे अंदर तक डराने के लिए। ओ गॉड, प्लीज विवेक को ठीक रखना। सनाया ने तुरंत गाड़ी निकाली और फोन पर आए हुए लोकेशन की तरफ निकल गई। वो बहुत घबराई हुई थी। अगर विवेक को कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। सनाया ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। उसने हॉर्न बजाना शुरू किया और गाड़ियों के बीच से जहां उसे रास्ता मिलता वो वहां से गाड़ी भगाने लगी। उधर विवेक को होश आ गया। वो उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। सनाया जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंची, उसने देखा कि सामने से विवेक चलता हुआ आ रहा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। विवेक! सनाया तुरंत गाड़ी से बाहर निकली। वो भागती हुई विवेक के पास आई। वो जैसे ही विवेक के पास पहुंची, विवेक उसके ऊपर गिर गया। विवेक, ये क्या हुआ? किसने किया ये? सनाया की आंखों में आंसू उतर आए थे, पर उसकी आवाज में गुस्सा भी साफ सुनाई दे रहा था। उसने विवेक का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे सहारा देते हुए अपनी गाड़ी तक लाई। उसने पीछे की सीट का दरवाजा खोला और विवेक को उसमें बिठा दिया। फिर कार को भगाती हुई हॉस्पिटल की तरफ ले गई। कुछ देर में शालिनी तलपड़े के साथ हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर, आपने कॉल किया था हमें? यस मैम, एक पेशेंट आया है एंड इट्स लुकिंग लाइक अ पुलिस केस, इसलिए आपको कॉल किया। शालिनी को अब तक विवेक के बारे में नहीं पता था। क्या केस है? एक आदमी को उसकी वाइफ लेकर आई है। वो आदमी बेहोशी की हालत में था और उसके शरीर में जगह जगह चोट के निशान थे। किसी ने बहुत मारा है उसे। इट इज अ क्लियर केस ऑफ फिजिकल असॉल्ट। उसकी वाइफ से हमने पूछा कि क्या हुआ, बट वो खुद शॉक में थी। ओके, पेशेंट की कंडीशन कैसी है अभी? ही इज फाइन। कोई गहरी या अंदरूनी चोट तो नहीं है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। ओके, पेशेंट कहाँ है? रूम नंबर 144। चलो तलपड़े। उधर विवेक हॉस्पिटल के एक रूम में बेड पर अब भी बेहोश पड़ा हुआ था। सनाया उसके बाजू में उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी और उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। तभी शालिनी तलपड़े के साथ रूम के बाहर पहुंची। उसने दरवाजे पर लगे कांच के अंदर देखा। सनाया उसकी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी और विवेक का चेहरा भी शालिनी को दिखाई नहीं दे रहा था। शालिनी ने एक बार दरवाजा खटखटाया और फिर दरवाजा खोलकर सीधे अंदर आई। उसने जैसे ही विवेक को बेड पर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक! ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? सनाया ने अपने आंसू पोंछे। पुलिस का यहाँ क्या काम है? शालिनी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने सनाया के सवाल को इग्नोर किया। इसकी ये हालत किसने की? सनाया ये जानती थी कि विवेक और शालिनी एक दूसरे को पहचानते हैं। उसे उन दोनों की दोस्ती के बारे में नहीं पता था। विवेक ने कभी सनाया के सामने खुलकर बात ही नहीं की थी। शालिनी को इतने टेंशन में देखकर सनाया को थोड़ा अजीब लगा और उसे थोड़ी सी जलन भी हुई। उसने भी शालिनी के सवाल को इग्नोर किया। पुलिस का कोई काम नहीं है यहाँ, जाइए आप यहाँ से। पुलिस का कहाँ काम है और कहाँ नहीं, ये तुम मुझे मत सिखाओ। इट्स अ पुलिस केस, इसलिए हमें तुम्हारा और विवेक का स्टेटमेंट लेना होगा। तुम्हें इस बारे में जो कुछ भी पता है मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं पता,
मुझे बस विवेक के नंबर से एक कॉल आया था और एक आदमी ने बताया कि विवेक बेहोश है। फिर मेरे पास एक लोकेशन आई और जब मैं वहां गई तो विवेक मुझे इस हालत में मिला। क्या तुम उस आवाज को पहचानती हो? नहीं। अब तो विवेक के होश में आने का इंतजार ही करना होगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। विवेक को उस पॉलिटिशियन के बेटे को नहीं मारना चाहिए था। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। सनाया, तुम्हें जो कुछ भी पता है हमें बताओ। केस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक ने कल होटल में जिस लड़के के ऊपर हाथ उठाया था, सनाया उसे जानती थी। वो शहर के एक पावरफुल पॉलिटिशियन मनोज थापा का बेटा था। सनाया जानती थी कि थापा अपने बेटे का बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है, और ये बात उसे कल से परेशान कर रही थी। उसे शक था कि यह काम थापा की पार्टी वाले गुंडों का ही होगा। सनाया ने होटल में हुई झड़प के बारे में शालिनी को सब कुछ बता दिया। ओ माय गॉड, अगर तुम्हारा शक सही निकला तो फिर ये केस सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस देश में पॉलिटिशियंस को जेल के अंदर डालना तूफान में दिया जलाने के बराबर है। फिर शालिनी ने विवेक के चोट से भरे चेहरे को देखा। पता नहीं ये लड़का हर 2-3 महीने में मुझे हॉस्पिटल में क्यों मिलता है। ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल इसका दूसरा घर है। सनाया, इसका ध्यान रखना, और जैसे ही होश में आए तलपड़े को इन्फॉर्म करना। वो बाहर ही बैठा है। ये कहकर शालिनी वहां से जाने लगी। शालिनी? विवेक की आवाज सुनते ही शालिनी तुरंत उसके पास आई। शालिनी, मैंने भी अब हॉस्पिटल को अपना दूसरा घर ही मान लिया है, और तुम भी तो हर 2-3 महीने में मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच ही जाती हो। ये सुनते ही शालिनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। विवेक को मजाक करते देख शालिनी समझ गई थी कि वो ठीक है। सनाया भी विवेक को होश में आते देख खुश थी। विवेक, तुम ठीक हो? डोंट वरी सनाया, आई एम फाइन। विवेक उठकर बैठ गया और उसने धीरे से सनाया का हाथ अपने हाथ से हटाया। विवेक, डू यू नो वो कौन लोग थे? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो चुपचाप कैब से वापस आ रहा था। अचानक ही उन लोगों ने कैब रोक ली और मुझे मारने लग गए। सनाया ने मुझे बताया कि कल तुम्हारी मनोज थापा के बेटे से होटल में झड़प हो गई थी। डू यू थिंक ये उसके भेजे हुए गुंडे होंगे? मे बी, पर मैं श्योर नहीं हूँ। तुमने कुछ ऐसा देखा या सुना? कोई ऐसा सबूत जिससे हम कुछ पता लगा सके? विवेक ने ना में सिर हिलाया और शालिनी निराश हो गई। सनाया शालिनी के सवाल सुनकर थोड़ा इरिटेट हो गई थी। वो अभी अभी होश में आया है, आप उस पे इतना प्रेशर क्यों डाल रही हैं? उसे सांस तो लेने दीजिए। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। इससे पहले कि विवेक कुछ कह पाता, शालिनी और सनाया में बहस छिड़ गई। विवेक अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी अचानक लाइट चली गई, पर सनाया और शालिनी चुप नहीं हुई। मेरे ख्याल से मुझे बाहर चले जाना चाहिए, तभी इनकी बकबक से छुटकारा मिलेगा। विवेक ने अपने ऊपर से चादर हटाई और अचानक उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, जो दरवाजे की कांच से उन्हें देख रहा था। उस आदमी के चेहरे पर मास्क था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। विवेक ने देखा कि कोई आदमी चेहरे पर मास्क लगाए उन्हें देख रहा था। उसी समय लाइट आ गई और विवेक तुरंत अपने बेड से उतरा। उसने आगे बढ़ने के लिए जैसे ही एक कदम उठाया, उसने देखा कि वो आदमी वहां से जा चुका था। ये क्या था? क्या सच में वहां पर कोई था या ये बस मेरा वहम था? विवेक को खड़ा देख शालिनी और सनाया ने भी बहस करना बंद कर दिया। क्या हुआ विवेक? ऐसे अचानक उठ क्यों गए? शालिनी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी किसी को दरवाजे के बाहर देखा और वो हमें ही देख रहा था। तलपड़े होगा, मैंने उसे बाहर रुकने के लिए कहा था। नहीं शालिनी, अंधेरे में ठीक से कुछ दिखा तो नहीं, पर मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मास्क पहना हुआ था। शालिनी तुरंत भागती हुई कमरे से बाहर निकली। तलपड़े उस वक्त सामने से चल कर आ रहा था। तलपड़े, क्या तुमने यहाँ किसी मास्क वाले आदमी को देखा? नहीं मैडम, मैं तो वॉशरूम चला गया था। शालिनी तुरंत आगे भागी और उसके पीछे पीछे तलपड़े भी भागा। दोनों ने मिलकर पूरा हॉस्पिटल छान मारा, पर उन्हें कोई मास्क वाला आदमी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने वहां से स्टाफ से पूछताछ भी की, पर किसी को कुछ नहीं मालूम था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म में वो आदमी एक खाली रूम में बैठा हुआ था। उसने अपने फोन से एक कॉल किया। हेलो।
साहब, वो जिंदा है और उसे होश आ गया है। ठीक है, उसने पुलिस को हमारे खिलाफ गवाही तो नहीं दी? नहीं साहब, उसे खुद नहीं पता कि हमला आपने करवाया था। ठीक है, निगरानी रखो उस पे। विवेक को कोई गहरी चोट नहीं आई थी, इसलिए अगले दिन दोपहर के वक्त उसे छुट्टी मिल गई। सनाया उसे घर लेकर आई और उसे उसके कमरे तक छोड़ा। तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। विवेक अपने बेड पर बैठा और दीवार पर अपना सर टिका लिया। उसकी चोट भले ही गहरी नहीं थी, पर ताजी थी, जिसका दर्द विवेक को अब भी हो रहा था। कौन होंगे वो लोग, और मुझे मारा क्यों उन्होंने? क्या शालिनी सही कह रही थी? वो थापा के आदमी थे, पर मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। कैसे उनके खिलाफ कंप्लेंट करूं? विवेक ये सब सोचता रहा और कुछ देर में वहां सनाया आई। उसके हाथ में खाने की एक प्लेट थी। सनाया विवेक के पास बैठी। चलो जल्दी से खाना खा लो, फिर दवाई लेकर आराम से सो जाना। विवेक मुंह बिगाड़कर खाने की तरफ देखने लगा। क्या हुआ? खाना तुमने बनाया है? नहीं, पास के होटल से है। वहाँ का खाना तुम्हें घर जैसा लगता है, इसलिए वहीं से लेकर आई हूँ। क्यों, मेरी कुकिंग इतनी बुरी है क्या जो तुम ऐसा चेहरा बना रहे हो? विवेक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जरूरी थोड़ी ना है कि एक इंसान हर चीज में परफेक्ट ही हो। सनाया ने विवेक को आंख दिखाई और फिर खाने का निवाला उसके मुंह में डाला। सनाया हर चीज में परफेक्ट है विवेक, तुम देखना, बहुत जल्दी मैं एक अच्छी कुक भी बन जाऊंगी। दोनों इधर उधर की बातें करने लगे और सनाया विवेक को खाना खिलाने लगी। खाना खत्म होने के बाद विवेक ने दवाई खाई और बिस्तर पर लेट गया। सनाया के कमरे से बाहर जाते ही विवेक का फोन बजा। उसे अमरजीत का कॉल आ रहा था। हेलो, कैसे हो विवेक? यार तुम तो देहरादून जाते ही मुझे भूल गए, एक कॉल भी नहीं किया। अरे नहीं, आपको कैसे भूल सकता हूँ? इतनी मदद की है आपने मेरी। बस कुछ कामों में उलझ गया था, इसलिए कॉल कर नहीं पाया। चलो अच्छी बात है, काम करना तो जरूरी है, पर उम्मीद है तुम्हें मेरी बात भी याद होगी। कौन सी बात? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हाँ, कहा तो था। तो फिर तैयार रहना, बहुत जल्दी वो काम आने वाला है। ये कहकर अमरजीत ने कॉल काट दिया। विवेक बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और चुपचाप सो गया। आज कई दिनों बाद विवेक एक गहरी नींद में सो रहा था। उसके दिमाग में इन दिनों इतनी सारी बातें घूम रही थी कि वो सारी सारी रात जागता था और सिर्फ कुछ घंटे ही सोता था। कुछ देर की गहरी नींद के बाद एक भयानक सपने से विवेक की नींद खुली। वो तुरंत उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। जब उसे तसल्ली हुई कि यह बस एक सपना था, तब उसने अपना फोन उठाया और टाइम देखा। शाम के 6 बज रहे थे। उसने पास में रखे तौलिए से अपना पसीना पोंछा। ये क्या कर रहा हूं मैं? असलम मर गया, पर उस जैसे कई टेररिस्ट अब भी इंडिया पर अटैक करने का प्लान बना रहे होंगे। हमारा यूथ ड्रग्स के नशे में डूबता जा रहा है। बचपन में इसकी वजह से मैंने अपना भाई खोया। आज रजत अंकल इसी वजह से अपने बेटे से दूर हैं, और मैं इन छोटे मोटे पॉलिटिशियन से लड़ रहा हूं। कितना जज्बा था मेरे अंदर जब मैंने कोबरा यूनिट ज्वाइन की थी। अब मैं क्या करूं? कर्नल का ऑफर एक्सेप्ट कर लूं? विवेक ने तुरंत ही अपना फोन उठाया, पर जैसे ही उसने कर्नल को कॉल करने का सोचा, उसके हाथ वहीं रुक गए। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मुझ में अब इतनी ताकत बची ही नहीं है। विवेक ने अपना फोन साइड में फेंका और वापस सोने ही वाला था कि सनाया अंदर आई। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। अच्छा हुआ तुम उठ गए, मैं बस तुम्हें जगाने ही आ रही थी। तुम्हारे ड्रेसिंग का टाइम हो गया है, चलो लेट जाओ। विवेक ने सनाया की बात मानी और चुपचाप लेट गया। सनाया ध्यान से उसके सारे घाव पर पट्टी करने लगी। अभी दर्द कैसा है? पहले से बेहतर है। गांव से आने के बाद विवेक ने सनाया का जो रूप देखा था वो बिल्कुल अलग था। जब वो सनाया से पहली बार मिला था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सनाया ऐसी भी हो सकती है। अब तक सनाया ने उसकी बहुत मदद की थी, चाहे पैसों के मामले में हो या फिर उसका ख्याल रखने के मामले में। विवेक को इस बात की भनक नहीं थी, पर सनाया ने उसके दिल में कहीं ना कहीं अपने लिए जगह बना ली थी। कितना ख्याल रखती है ये मेरा। शायद सनाया से शादी करना इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी। सनाया ने देखा कि विवेक प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? विवेक का दिल भर आया था। वो आगे बढ़ा और उसने सनाया को गले से लगा लिया। आज पहली बार विवेक ने सामने से सनाया को गले लगाया था। ये देखकर
सनाया का मन भी खुशी से भर गया। उसने विवेक को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो पीछे हटी और उसने विवेक के होंठों को देखा। वो विवेक को किस करने के लिए आगे बढ़ी, पर विवेक पीछे हट गया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी खुद की जिंदगी अभी इतनी उलझी हुई है, मैं सनाया को भी इसमें उलझा नहीं सकता। सनाया चुपचाप उठी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर कमरे से बाहर निकली। विवेक खामोशी से उसे जाते हुए देखने लगा। तभी अचानक विवेक का फोन बजा। विवेक ने देखा कि कॉल एक अननोन नंबर से आ रहा था। हेलो। इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। कौन बोल रहा है? तेरा बाप। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, लड़कियों को बचाने का बहुत शौक है तुझे। अब देखते हैं कि तू खुद की जान कैसे बचाता है। इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। विवेक अभी अभी सोकर उठा था और उसे ऐसा धमकी भरा कॉल आया था। उस आदमी ने ऐसी बातें कही थी जिससे विवेक समझ चुका था कि यह कॉल थापा के लोगों की तरफ से आया था। बहुत चुप बैठ गया मैं। अब तो मेरे पास सबूत भी है। आई नीड टू टेक एक्शन। विवेक अपने बिस्तर से उठा, कपड़े बदले और घर से निकलने लगा। तभी सनाया ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहे हो? थोड़ा काम है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आराम करो। जो भी काम है वो कल कर लेना। विवेक ने सनाया का हाथ हटाया। नहीं सनाया, इट्स अर्जेंट, मुझे अभी जाना ही होगा। तो फिर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, तुम घर में रहो, मैं जल्दी आता हूं। इससे पहले कि सनाया कुछ कह पाती, विवेक वहां से निकल गया। कुछ ही देर में विवेक कैब से पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने देखा कि शालिनी वहां पर नहीं थी। विवेक वहां बैठे एक दूसरे इंस्पेक्टर के पास गया। सर, शालिनी कहाँ है? तो यहाँ शालिनी मैम को ढूंढने आया है? जो काम है वो बोलना। सर, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। उस इंस्पेक्टर ने बहुत ही धीरे से अपना एफआईआर रजिस्टर खोला। बोल, क्या हुआ? मुझे कल कुछ गुंडों ने मारा था, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना चाहता हूँ। तू जानता है वो गुंडे कौन थे? हाँ, वो मनोज थापा की पार्टी के गुंडे थे। ये सुनते उस इंस्पेक्टर ने कुछ सेकंड्स के लिए विवेक को घूरा और फिर अपना एफआईआर रजिस्टर बंद कर दिया। तेरे पास कोई सबूत है? विवेक ने कुछ देर पहले आई हुई कॉल के बारे में उस इंस्पेक्टर को बता दिया। इतने छोटे से कॉल से तुझे कैसे समझ आया कि वो थापा के आदमी का कॉल था? सर, क्योंकि एक दिन पहले एक लड़की को मैंने बचाया था थापा के बेटे से, और आज कॉल में उन्होंने वही बात बोली। ये कोई सबूत नहीं है, कोई सॉलिड एविडेंस लेके आ जा, तब तेरी कंप्लेंट लिखूंगा। सर, ये तो गलत बात है, आप कम से कम एफआईआर तो लिख ही सकते हैं। देख, लड़ाई तो तूने भी की थी एक दिन पहले, तो तू भी इसमें फंस सकता है, इसलिए जा सबूत लेकर आ। विवेक बहुत अच्छे से जानता था कि ये इंस्पेक्टर कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रहा था। उसे पता था कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई भी पुलिस वाला नहीं जाना चाहता है। अब उसकी आखिरी उम्मीद शालिनी से बंधी हुई थी। उसने शालिनी को कॉल किया, पर शालिनी का कॉल नहीं लगा। कितना बेबस हो गया हूं मैं, कोई सपोर्ट ही नहीं है मेरे पास। अगर मैं शायद कर्नल की टीम में होता तो वो थापा जेल के अंदर होता। विवेक ने कुछ देर और शालिनी का कॉल ट्राई किया और आखिर में घर वापस आ गया। दूसरी तरफ मनोज थापा अपने आलीशान से घर में अपनी पार्टी के गुंडों के साथ बैठा हुआ था। उस लड़के की क्या अपडेट है? साहब, उसे धमकाने के लिए कॉल कर दिया था हमने। बढ़िया। साहब, क्या सच में उसका काम तमाम करना है? अरे नहीं, उसे सिर्फ धमका के रखना है ताकि वो दोबारा कभी मुझसे या मेरे परिवार से भिड़े ना। वैसे इस लड़के का बैकग्राउंड चेक करवाया क्या तुम लोगों ने? हाँ साहब, ये कोई अंडरकवर एजेंट था। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में बहुत बदनामी हुई थी इसकी। लोग कह रहे थे कि ये टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इसका चेहरा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा था। ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। अगर गलती से ये पुलिस में हमारी कंप्लेंट भी कर देता है और अगर पुलिस पूछताछ के लिए आ भी जाती है तो हमारे पास इस लड़के के खिलाफ कहने के लिए बहुत कुछ होगा। साहब, लेकिन अब मीडिया ने इसके बारे में न्यूज़ दिखाना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, लोग तो अब भी पहचानते होंगे उसे, और वो एक देशद्रोही पे भरोसा करेंगे या फिर अपने नेता पे। अब तो उस लड़के की इमेज और खराब कर सकते हैं हम। उधर कर्नल अपने टीम मेंबर्स के साथ एक मीटिंग में बैठा हुआ था। वो लोग अपने अगले मिशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे।
कर्नल उन्हें विवेक के बारे में बता चुका था। वहां बैठी पल्लवी को इस डिस्कशन के बीच विवेक याद आ गया। सर, क्या इस मिशन में विवेक भी हमारे साथ होगा? उम्मीद तो यही है, पर देखो वो क्या फैसला लेते हैं। अभिमन्यु को कर्नल की इस बात में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। सर, लेकिन उसने आपको कई बार मना किया है, फिर आप उसे अपनी टीम में लेने के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? अभिमन्यु, तुम विवेक को नहीं जानते। उस जैसे फौजी धरती पे बहुत कम जन्म लेते हैं जो खुद को भूलकर सिर्फ देश के लिए जीते हैं। वी नीड हिम इन आवर टीम। पल्लवी, मैंने जो काम बोला था वो हुआ? यस सर, कुछ देर में वो पुलिस की हिरासत में होगा। इधर विवेक थक हार कर दुखी मन से घर वापस आया। सनाया लिविंग रूम में बैठकर बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। विवेक को देखकर वो खुश हो गई, पर उसका चेहरा देखकर अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो गई। क्या हुआ? मैं उस थापा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने गया था। तो क्या हुआ? लिख ली उन्होंने कंप्लेंट? विवेक ने ना में सर हिलाया। विवेक, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हें उस थापा के बेटे से उलझना नहीं चाहिए था। यहाँ कोई भी ऐसा पुलिस वाला नहीं है जो तुम्हारा साथ देगा। मैंने सोच लिया है, मैं अपने तरीके से बदला लूंगी उससे। क्या करने वाली हो तुम? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, बट आई प्रॉमिस वो लोग तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। विवेक सनाया के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। सनाया प्लीज, कुछ ऐसा वैसा मत करना। मैंने पिछले कुछ दिनों में वैसे ही बहुत इलीगल काम कर लिए हैं। तुम भी अभी अभी जेल से बाहर आई हो। मैं नहीं चाहता कि तुम वापस कोई गलत काम करो और किसी मुसीबत में फंसो। शनाया विवेक की आंखों में सच्चाई देख सकती थी। उसे पता था कि विवेक सच में उसकी फिक्र करने लगा है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो नहीं करूंगी, पर उन लोगों ने तुम पर फिर हमला किया तो? ये सुनते ही विवेक उस कॉल के बारे में सोचने लगा। सनाया को उस कॉल के बारे में नहीं बता सकता, वरना पता नहीं है क्या करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। वो दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तभी अचानक विवेक का फोन बजा। विवेक ने देखा कि उसे शालिनी का कॉल आ रहा था। उसने कॉल उठाया और बैल्कनी की तरफ चला गया बात करने। शालिनी, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था। मैं पुलिस स्टेशन गया था कंप्लेंट लिखवाने, पर उस इंस्पेक्टर ने। विवेक, सांस ले लो, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। गुड न्यूज? हमें तुम्हारे केस से रिलेटेड एक टिप मिली थी। उसके बेसिस पे हमने एक आदमी को अरेस्ट किया है। उसने एक्सेप्ट किया है कि वो थापा का आदमी है और कल जिन गुंडों ने तुम्हें मारा था उनमें वो भी शामिल था। ये खबर सुनते ही विवेक का सारा दर्द 1 मिनट में गायब हो गया। वो टिप तुम्हें किसने दी थी? सुबह एक लड़की का कॉल आया था, पर उसने अपना नाम और पहचान नहीं बताया। बहुत दिनों बाद विवेक को एक गुड न्यूज मिली थी। ये खबर सुनकर उसके अंदर एक जोश पैदा हो गया था। कहीं ये काम कर्नल का ही तो नहीं है? उनके अलावा और कौन मेरी मदद करेगा? लगता है अब उनसे मिलने जाना ही पड़ेगा। विवेक अपने कमरे में गया और उसने अपने कुछ जरूरी सामान पैक किए। वो एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। फोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपने कोबरा यूनिट के चीफ का कॉल आ रहा था। हेलो विवेक, हाउ आर यू माय बॉय? विवेक को पहले समझ नहीं आया कि चीफ उससे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं। मैं ठीक हूं, पर आपने कैसे याद किया? विवेक, मुझे पता चला कि असलम नाम के टेररिस्ट को किसी ने खत्म कर दिया। कोई माने या ना माने, पर मुझे पता है कि यह काम तुम्हारा ही है। हमारी टीम ने जिस आदमी को ढूंढने में महीनों लगा दिए, तुमने उसे ढूंढ के मार भी डाला। वेल डन माय बॉय। अब तो मीडिया ने भी तुम्हारे बारे में न्यूज चलाना बंद कर दिया है। मैंने हायर ऑफिशियल से तुम्हारे लिए बात की थी और वो चाहते हैं कि तुम कोबरा यूनिट वापस ज्वाइन कर लो। विवेक ने अभी अभी जो अपने चीफ के मुंह से सुना था, उसे उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस यूनिट ने कुछ दिन पहले उसे गलत समझकर बाहर निकाला था, आज वो उसे वापस नौकरी पर रखना चाहते थे। विवेक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि उसके रूल्स के हिसाब से ऐसा इम्पॉसिबल था। सर, पर ये तो रूल के अगेंस्ट होगा ना? हाँ, पर तुम जैसे काबिल ऑफिसर के लिए रूल चेंज किया जा सकता है। विवेक को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग पूरा खाली हो चुका था। सर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। विवेक, इसमें सोचना क्या है? You're getting your job back। तुम्हें तो खुश होना चाहिए।
आई नो सर, पर मैं अभी बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ हूँ। आई नीड टू क्लियर माई माइंड। ओके, टेक योर टाइम, पर जवाब मुझे हाँ में चाहिए। विवेक ने अपना सामान नीचे रखा। उसने एक सिगरेट जलाई और बैल्कनी में जाकर एक लंबी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद सनाया के साथ खाना खाकर वो अपने बेड पर आ गया। उसे फिर से बहुत देर तक नींद नहीं आई और वो कर्नल और कोबरा यूनिट के चीफ दोनों के ऑफर के बारे में सोचने लगा। अब मैं क्या करूं? सुबह उठते ही विवेक को पता था कि उसे क्या करना है। वो तैयार हुआ और अपना सामान उठाकर चला गया एयरपोर्ट की तरफ। विवेक ने जयपुर की फ्लाइट पकड़ी और कर्नल से मिलने जयपुर पहुंच गया। जयपुर पहुंचकर उसने कर्नल को कॉल किया। मैं बस तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा था विवेक। मुझे पता था सर, इसलिए मैं जयपुर पहुंच चुका हूं। बताइए कहाँ आना है? कर्नल ने विवेक को एक होटल की लोकेशन भेजी और विवेक वहां पहुंच गया। कर्नल पहले से ही वहां बैठकर विवेक का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे ही उसे पता था कि विवेक उससे मिलने आने वाला है। बताओ क्या खाओगे? फिलहाल तो कुछ नहीं सर, बस एक चाय पीऊंगा। कर्नल ने 2 चाय का ऑर्डर दिया। और बताओ कैसे आना हुआ यहां? आपको पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बस आपके मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। कौन सा सच? थापा के आदमी को आपने ही पकड़वाया ना? विवेक, तुम्हें तो पता है मैं गलत होते हुए नहीं देख सकता, और तुम तो मेरे दोस्त हो। तुम्हारे साथ गलत होते हुए मैं कैसे देख सकता था? क्या ये आपने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया, ताकि मैं आपकी टीम ज्वाइन कर लूं? बिल्कुल नहीं, मेरी टीम का काम भी यही है। ऐसे क्रिमिनल्स जिन्हें कानून सजा नहीं दे पाता है, हम उन्हें सजा देते हैं। देश में जो भी क्राइम के केसेस हैं जिन्हें पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही, वो केसेस हम अपने हाथों में ले लेते हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता जिसके साथ नाइंसाफी हो रही होती, तो मैं उसकी भी मदद करता। लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला? मेरी नजर हमेशा से तुम पर बनी हुई थी। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी सीक्रेट एजेंसी चलाकर आपको क्या मिलेगा? आप देश के लिए अच्छा करते हैं, पर किसी को पता भी तो नहीं चलता कि वो आपने किया है। आपको कोई रिकॉग्निशन, कोई मेडल या कोई शाबाशी तक नहीं मिलती। फिर ये सब क्यों? विवेक, ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तुमने कोबरा यूनिट क्यों ज्वाइन किया था? देश की सेवा करने के लिए। तब क्या तुम्हें किसी मेडल का लालच था? बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम मुझे मेरी टीम में चाहिए हो। मुझे पता है तुम जो भी करते हो अपने देश प्रेम की वजह से करते हो, ना कि किसी रिकॉग्नाइजेशन के लिए। यही हमारी टीम भी करती है। विवेक को पूरी बात समझ आ चुकी थी। बैठे बैठे उसे बचपन का वो दिन याद आया जब उसने फैसला किया था कि वो अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर देगा। बचपन से ही विवेक के पिता उसे फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां सुनाया करते थे। विवेक जब भी कहीं तिरंगा लहराता हुआ देखता था, उसके अंदर एक जोश आ जाता था और वो सीना तान कर तिरंगे को सैल्यूट करता था। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद जब ड्रग ओवरडोज के कारण विवेक के बड़े भाई की मौत हो गई, तब उसके चाचा ने उसे देश में बढ़ रहे करप्शन और क्राइम्स के बारे में बताया। उस दिन विवेक ने डिसाइड कर लिया कि बड़े होकर वो इंटेलिजेंस सर्विस ज्वाइन करेगा और देश में बढ़ रहे करप्शन और क्राइम्स का सफाया करेगा। कर्नल की टीम भले ही एक सीक्रेट यूनिट थी, पर उसका काम देश की बेहतरी के लिए लड़ना ही था। कितना टाइम वेस्ट किया मैंने अपनी जिंदगी का मकसद कैसे भूल गया था मैं। अब लोग चाहे मेरे बारे में जो कुछ भी सोचें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं दोबारा अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दूंगा। मुझे पता है आई कैन डू इट। विवेक, कहां खो गए? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर मैं रेडी हूं आपकी टीम ज्वाइन करने के लिए। कर्नल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। अच्छा वेट करो, मैं तुम्हें पूरी टीम से मिलाना चाहता हूं। आई विल मेक सम कॉल्स। कर्नल के जाते ही विवेक ने भी एक नंबर पर कॉल किया। यस विवेक, मैं तुम्हारे कॉल का ही वेट कर रहा था। चीफ आई एम सॉरी, पर मैं कोबरा यूनिट फिर से ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हो? सर आप लोगों ने मेरा हाथ तब छोड़ा था जब मुझे आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने इस मिशन से पहले कोबरा यूनिट के और कई मिशन सक्सेसफुली हैंडल किए थे, लेकिन सिर्फ एक गलती के कारण आप लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसी टीम चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। एनीवेज, इट वॉज नाइस वर्किंग विद यू चीफ। ऑल द बेस्ट। विवेक ने फोन काट दिया और उसके मन में थोड़ा भी पछतावा नहीं था। दूसरी तरफ थापा अपने घर पर आराम से बैठकर सुबह की चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी अचानक उसके दरवाजे की घंटी बजी। उसके घर के नौकर ने दरवाजा खोला
और देखा कि शालिनी सामने खड़ी थी। थापा कहाँ है? साहब अंदर हैं, क्या हुआ? बुलाओ उसको। साहब। थापा ने न्यूज़पेपर नीचे रखा और आधी चाय छोड़कर दरवाजे की तरफ आया। क्या हुआ? इतना डर डर के क्यों आवाज लगा रहा है? कौन आया है? शालिनी और बाकी पुलिस वाले सीधा अंदर घुस गए। शालिनी ने अपनी जेब से वारंट निकाला। मिस्टर मनोज थापा, यू आर अंडर अरेस्ट। ये सुनते ही थापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा था कि विवेक का कंप्लेंट किसी पुलिस वाले ने नहीं लिखा, लेकिन अब अचानक अपने खिलाफ अरेस्ट वारंट देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। आप किस जुर्म में मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? जुर्म तो आपके कई हैं, पर फिलहाल आप पर विवेक कुमार पे फिजिकल असॉल्ट करवाने का चार्ज है। चुपचाप चलेंगे या हथकड़ी मंगवाऊं? चलो। उधर जयपुर के जिस होटल में विवेक और कर्नल बैठे थे, कुछ देर में पल्लवी, अभिमन्यु और हेमंत भी उस होटल में पहुंच गए। टीम, आई वॉन्ट यू टू मीट विवेक। ये हमारी टीम का नया मेंबर है, और याद रखना तुम सबसे सीनियर भी है। विवेक, तुम दूर से तो इन सबको देख ही चुके हो और इनकी कहानी भी सुन चुके हो, पर अब टाइम है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने का। मैं चाहता हूं कि हम सब एक फैमिली की तरह रहें। श्योर सर, ऐसा ही होगा। विवेक अपनी जगह से उठा और तीनों से हाथ मिलाया। पल्लवी और अभिमन्यु के चेहरे पर तो उसे बहुत खुशी और एक्साइटमेंट दिखाई दी, पर हेमंत को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो ज्यादा खुश नहीं है। विवेक ने इस बात को इग्नोर किया। जब टीम मेंबर्स एक दूसरे से मिल रहे थे, तब कर्नल ने एक शैंपेन का ऑर्डर दे दिया था। कर्नल ने शैंपेन का ढक्कन खोला और सबकी ग्लासेस में शैंपेन डाला। सभी ने अपना ग्लास ऊपर उठाया। चीयर्स टू द न्यू बिगनिंग।